हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ आपको एक वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि सर 2A R1 और 3B के बारे में डिटेल्स में हमें बताओ कि कौन कौन सी रिटर्न्स कब कब फाइल होती है और किस किस रिटर्न्स का क्या क्या प्रोसीजर है और कौन कौन सी जानकारियाँ हम रिटर्न्स के माध्यम से हमें डिपार्टमेंट्स को देनी होती है। तो आज हम सीखेंगे 2A R1 और GST R3B के बारे में कि ये रिटर्न्स क्या होती हैं और इनमें कौन कौन सी जानकारियाँ डिपार्टमेंट तक हमें पहुंचानी होती है GST पोर्टल के माध्यम से और कब कब ये रिटर्न्स फाइल होती हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे टैक्स लायबिलिटी से ITC कैसे एडजस्ट होता है दोस्तों। इनके बारे में फुल डिटेल्स से हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज आपको बहुत अच्छा टॉपिक जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। और आज आपको एक और नई जानकारी हम देने जा रहे हैं। अभी हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिजी पे अकाउंटिंग किस प्रकार करते हैं, कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, सेल परचेज कैसे चढ़ाते हैं, क्रेडिट नोट डेबिट नोट मतलब सेल रिटर्न परचेज रिटर्न कैसे एंटर करते हैं, प्लस 3B R1 2A कैसे जनरेट करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे अकाउंटिंग होती है बीजी पे बताने वाले हैं। क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो इसलिए हम आप सभी को बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें, सॉफ्टटेक्स के साथ जुड़े रहें। बहुत अच्छी वीडियो आपके सामने हम देने वाले हैं सीखने को। चलिए तो हम आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं आगे। अभी हमारे सामने दोस्तों GST R1 और 2A गुड्स एंड सर्विस टैक्स में दोस्तों सबसे पहले अगर कोई रिटर्न होती है डिपार्टमेंट को भेजने के लिए तो होती है GST R1। दोस्तों GST R1 हमारा जिस दिन से रजिस्ट्रेशन होता है पोर्टल पे GST डिपार्टमेंट से गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, तभी से ये तीनों रिटर्न स्टार्ट हो जाती हैं, GST R1 2A 3B। अच्छा दोस्तों, अभी हम R1 पे डिस्कस कर रहे हैं, तो R1 में हमें पता होना चाहिए कि R1 में क्या क्या डिटेल्स जाती हैं और R1 कब फाइल करनी होती है। इस पर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पेनल्टी तो नहीं है, अगर हम लेट फाइल करते हैं तो कितनी पेनल्टी आए, ये सभी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। और कौन कौन सी रिटर्न्स पे पेनल्टी लगती हैं, कौन सी पे नहीं है, ये सभी जानकारी हमें आज पता होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों हम R1 पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस पर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी डिपार्टमेंट्स की तरफ से अभी तक डिसाइड नहीं की गई है दोस्तों। हाँ, कुछ एक डिपार्टमेंट के द्वारा जो काउंसिल की मीटिंग होती है GST काउंसिल में, उसमें डिस्कस किया गया है इन फ्यूचर GST R1 पे भी लेट फीस लगाई जाए ताकि बिजनेस पर्सन्स टाइम से अपने R1 फाइल कर सके, जिससे अदर बिजनेस पर्सन्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इससे बचने के लिए डिपार्टमेंट लेट फीस लगाने के लिए अभी विचार कर रहा है। इस पर पता करते हैं R1 में क्या क्या जमा होता है, क्या क्या डिटेल्स सबमिट करनी होती है दोस्तों। R1 में हमें दोस्तों जिस दिन से हमारा सेल पीरियड स्टार्ट होता है, GST पे रजिस्ट्रेशन होता है, तब से हमारी R1 जाना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। R1 में हमारा B2B बिजनेस टू बिजनेस दोस्तों, बिजनेस से बिजनेस से मतलब है एक पार्टी जो GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड है GST से, दूसरी पार्टी जो GST से रजिस्टर्ड है। ये दोनों पार्टी सेम पार्टी होती है, इनको बोलते हैं B2B जो सेल होती है बिजनेस टू बिजनेस। एक होती है बिजनेस टू कैश, अनरजिस्टर्ड पार्टियों को जो माल बेचते हैं, जो भी गुड्स सप्लाई करते हैं, उनको बोलते हैं बिजनेस टू कैश दोस्तों। और इसके साथ ही होती है एग्जेम्प्ट सेल। एग्जेम्प्ट सेल होती है जिस पर कोई टैक्स नहीं होता, विदाउट टैक्स की जो सेल होती हैं। ये भी हमें R1 के माध्यम से डिपार्टमेंट को बताना होता है कि ये सेल कितनी होती है, कितनी हुई है हमारी।
इसके साथ हमें HSN समरी, जो प्रत्येक आइटम पे एक HSN लागू होता है, वो भी हमें बताना होता है। लास्ट में हमें डॉक्यूमेंट्स समरी देनी होती है। डॉक्यूमेंट समरी से मतलब होता है दोस्तों, जिस मंथ की हम R1 फाइल कर रहे हैं उस मंथ की R1 में हमने से मतलब है जो भी बिजनेस पर्सन है उसने कितने बिल्स काटे, कितने सेल हुई, उससे कितने बिल कटे उसके। सपोज दैट 1 से लेकर 10 तक बिल काटे पार्टी ने, तो वहाँ वो दिखाएगा 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक टोटल बिल हो गए, इन्वॉइसेस हो गए 10। अब दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, अदरवाइज सपोज दैट कोई बिल कैंसिल हो गया, गलत एंट्री हो गई बिल में, तो उसको हम क्रॉस करके कैंसिल कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमें शो करना होता है कि 1 बिल हमारा कैंसिल, 2 बिल कैंसिल, जितने भी बिल कैंसिल हुए होते हैं वो हमें बताने होते हैं वहाँ पे दोस्तों। ठीक है, इन बिल्स की हमें जानकारी R1 फाइल करते हैं उस पीरियड में देनी होती है। अच्छा, अभी यहाँ पे R1 फाइल करने के लिए दोस्तों 2 कंडीशंस लगती हैं। जिन पार्टियों का एनुअल टर्नओवर, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था, 1.5 करोड़ से ऊपर होता है, उनको R1 मंथली फाइल करनी होती है। जिनका 1.5 करोड़ से कम होता है उनको क्वार्टरली, यानी कि 3 मंथ में एक R1 फाइल करनी होती है दोस्तों। अच्छा, अभी R1 कब फाइल करनी होती है हम देखेंगे। जो मंथली फाइल करते हैं उनको नेक्स्ट मंथ के 11 दिन तक का टाइम मिलता है। जून की फाइल करनी है तो जुलाई के 11 तारीख तक का टाइम मिलता है दोस्तों। और जो क्वार्टरली फाइल करते हैं उनको नेक्स्ट क्वार्टर फिनिश होने के बाद नेक्स्ट मंथ का पूरा टाइम मिलता है, उस मंथ के अंदर हम अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं R1। सेम उसी तरीके से 2A है। जो R1 जो पार्टी सेल करती है वो अपनी R1 में जो बिल्स शो करते हैं वो नेक्स्ट पार्टी जो परचेजर होती है उसके 2A में रिफ्लेक्ट होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने सेल किया 1,20,000 का, जिस पे CGST 10,800, SGST 10,800 दोस्तों। और परचेज हमने किया 1,00,000 रुपये का, जिस पे हमने टैक्स दिया 9,000, CGST SGST 9,000। टोटल परचेज हुआ 1,18,000 रुपये का और सेल हुआ 1,41,000 रुपये का दोस्तों। अभी हम 1,41,600 का, सॉरी, अभी हम दोस्तों, अभी आप लोग मुझसे पूछोगे कि हमने तो 9,000 रुपये पहले जो टैक्स पार्टी से दिया है परचेज करते टाइम, अब हम फिर से टैक्स क्यों जमा करवाएं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब हम किसी पार्टी को परचेज करते टाइम टैक्स दे देते हैं तो वो टैक्स हमारे सेल से यूटिलाइज हो जाता है। बचा हुआ जो टैक्स हमें होता है वो लाइबिलिटी के रूप में डिपार्टमेंट को 3B जो फाइल होती है उस पीरियड में, उस टाइम में हमें जमा करवाना होता है। अगर सेल ज़्यादा है परचेज कम है तो हमारी लाइबिलिटी बनती है, और परचेज का टैक्स ज़्यादा है और सेल कम होती है तो हमारी लाइबिलिटी नहीं बनती। इनपुट्स जो हमारा होता है वो पोर्टल पे हमें शो हो जाता है। नेक्स्ट मंथ में जो अगर सेल कम होती है, ज़्यादा होती है, तो उससे यूटिलाइज हो जाता है ऑटोमेटिक जब हम 3B फाइल करते हैं दोस्तों। तो अभी हमें जो 2A था, 2A में जो हमने परचेज किया 1,18,000 रुपये का परचेज हुआ, 1,41,600 रुपये का सेल हुआ दोस्तों। तो यहाँ हमारी क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं लाइबिलिटी बन रही है, डिपार्टमेंट हमसे टैक्स वसूलेगा। वो टैक्स हम 3B में शो करेंगे दोस्तों, 1,41,600 रुपये का। तो इस यहाँ हमारी परचेज क्या हुई, कम हुई, और सेल हो रही है ज़्यादा। अच्छा दोस्तों, अभी हम देखना चाहेंगे परचेज कम हो रही है, 3B ज़्यादा हो रही है, ये सॉरी R1 में सेल हमारी ज़्यादा हो रही है। तो हम अब इसको कैसे 2A का जो परचेज होता है और सेल को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं 3B में। तो 3B में दोस्तों जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई, और परचेज को बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड और आउटवर्ड ये आपस में दोनों यूटिलाइज होती हैं दोस्तों, तब जाके हमारी 3B में जो हमारी रिटर्न्स जाती हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने, R1 में सेल ज़्यादा होती है दोस्तों, तो हमें टैक्स जमा करवाना होता है, और 2A में परचेज ज़्यादा होती है तो हमारा टैक्स नहीं बनता। अब हम 3B के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार हमें टैक्स यूटिलाइज करना होता है, कैसे टैक्स जमा होता है, कैसे क्या होता है। आइए 3B पे चलते हैं दोस्तों, और 3B पे डिस्कस करते हैं कैसे कैसे टैक्स हमें जमा करवाना होता है, कैसे यूटिलाइज होता है।
आपके सामने 3B शो हो रही है दोस्तों। इसमें आउटवार्ड है जो हमारी 1,20,000 रुपये का टैक्सेबल है। टैक्सेबल वो वैल्यू वो होती है जिस पर टैक्स लगता है। यहाँ पे 1,20,000 रुपये पे 9% टैक्स लग रहा है दोस्तों। 18% की जो सेल है, 1,20,000 पे 10,800 CGST, 10,800 SGST है। इनवॉर्ड में जो हमारी परचेज है 1,00,000 रुपये की टैक्सेबल परचेज है, जिस पे 9,000 टैक्स, 9,000 रुपये हमने CGST, 9,000 SGST यहाँ पे हमने जमा करवाया दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं CGST पे जो हमने टैक्स, हमारी जो सेल पे टैक्स होता है वो CGST का होता है 10,800, और जो हमने परचेज किया उस पर 9,000 रुपये हम टैक्स ने पहले से हमने टैक्स दिया हुआ है। तो अभी हमारा बाकी का टैक्स कितना बनता है दोस्तों? 1,800 रुपये। आपके सामने शो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, अच्छे से देख लेना दोस्तों, समझना आराम से। तो ये 1,800 रुपये जो बचा हुआ है ये हमारी टैक्स लायबिलिटी है CGST की। सेम उसी पोजीशन में हम देखते हैं SGST में हमने टैक्स, हमारी जो सेल हुई उससे हमें टैक्स प्राप्त हुआ 10,800, और हमने परचेज के टाइम टैक्स दिया 9,000 रुपये। तो 1,800 रुपये हमारी टैक्स लायबिलिटी यहाँ भी खड़ी हो रही है दोस्तों। नीचे हम देखेंगे कि हमने टोटल पेबल जो हमारा आ रहा है अमाउंट टैक्स के रूप में, वो आ रहा है 3,600 रुपये। ये यूटिलाइज होने के बाद दोस्तों आ रहा है। अभी हमें क्या होता है, यूटिलाइज होने के बाद जो टोटल जो पेबल अमाउंट हमें रिफ्लेक्ट होता है वो हमें चालान या ई पेमेंट के द्वारा पोर्टल पे जमा करवाना होता है। तभी जाके हमें 3B फाइल करने की परमिशन पोर्टल दे पाता है। अदरवाइज हमारी लाइबिलिटी होती है तो पोर्टल हमें परमिशन 3B फाइल करने के लिए नहीं देगा दोस्तों। अभी आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि कैसे टैक्स आपस में यूटिलाइज होते हैं। और अभी हम देखते हैं कि आगे चल के किसी पीरियड में देखेंगे कि हमारी आउटवार्ड जो सप्लाई होती है, सेल कम हुई होती है, और इनवर्ड परचेज ज़्यादा हो गई होती है। तो उस पीरियड में, उस कंडीशंस में कैसे यूटिलाइज होता है हमारा जो टैक्स, वो हम अब देखेंगे किस प्रकार टैक्स को हम यूटिलाइज करेंगे दोस्तों। यहाँ तक तो हमने देखा 3,600 रुपये का हमारा जो टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। अभी हम आगे देखने को मिलेगा कि हमारा अगर एक्सेस से मतलब होता है कि ज़्यादा अगर परचेज हुआ होता है और टैक्स हम ज़्यादा दे देते हैं परचेज के टाइम, और सेल हमारी कम होती है, तो कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे अभी देखते हैं दोस्तों। अभी हमारी जो सेल हुई है वो 20,000 रुपये की हुई है, उस पर हमें टैक्स मिला है 1,800 रुपये CGST, 1,800 रुपये SGST दोस्तों। इनवर्ड सप्लाई जो ITC हमने जो माल परचेज किया है वो इनवर्ड सप्लाई में आता है। 50,000 रुपये का हमने टैक्सेबल वैल्यू को माल परचेज किया, उस पर 4500 रुपये CGST, 4500 रुपये SGST हमने दिया दोस्तों। अब यहाँ अपना एलिजिबल IGST है 4500 रुपये CGST का, और जो हमारा आउटवार्ड जो सप्लाई से जो टैक्स हुआ वो 1,800 रुपये है दोस्तों। तो इन दोनों को यूटिलाइज करने के बाद हमारा टोटल ITC बनता है 2,700 रुपये, जो एक्सेस आ रहा है हमारे पास। सेम वही कंडीशन SGST पे लागू हो रही है दोस्तों। 4,500 रुपये SGST का ITC हमारे पास आ रहा है, और हमने जो सेल किया उससे टैक्स बन रहा है 1,800 रुपये। ये दोनों यूटिलाइज होने के बाद हमारा 2,700 रुपये एक्सेस मतलब ज़्यादा आ रहा है ITC का। टोटल ITC हमारे पास 5,400 रुपये ज़्यादा आ रहा है। ये हमें जब हम 3B फाइल करेंगे उस टाइम में ये डिटेल्स हम जैसे भी 3B में अपने एंटर करेंगे, आउटवार्ड सप्लाई ये 20,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू का, सी और एस इतना हो रहा है हमारा 1,800 रुपये। इनवर्ड सप्लाई 50,000, जिस पर CGST हमने दिया 4,500, SGST दिया 4,500। तो ये टोटल यूटिलाइज करने के बाद हमें शो करेगा 5,400 रुपये हमारे एक्सेस पोर्टल पे आ जाएगा दोस्तों। अभी हमने देखा कि ये जो सेल होती है एक स्टेट से ही उसके अंदर ही हो रही होती है। अभी हम देखेंगे अदर स्टेट में जो सेल होती है, इंटर स्टेट सेल, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में करते हैं उसको इंटर स्टेट सेल बोलते हैं, और एक स्टेट से के अंदर ही जो सेल हो रही है स्टेट के अंदर उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। अब हम इंटर स्टेट सेल देखने जा रहे हैं दोस्तों। इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सेल होती है और परचेज होती है तो वहाँ पे IGST लगता है दोस्तों, समझ रहे होंगे आप अच्छे से। IGST में क्या होता है दोस्तों, हमने अभी आपको शो हो रहा है परचेज किया, उस पर हमने टैक्स दिया 9,000 रुपये दोस्तों, ठीक है। और हमारी जो सेल हुई 40,000 रुपये की, उस पर हमारा जो टैक्स बन रहा है 7,200 रुपये बन रहा है। तो ये दोनों जब यूटिलाइज होंगे
ITC हमारा हो रहा है 9,000 रुपये, जो हमने परचेज करते टाइम दिया पार्टी को 9,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये की हमने परचेज की। 18% के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। 18% में दोस्तों आयरन वर्क्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का फी, जैसे हम कोई भी कॉपर वायर वगैरह खरीदते हैं, ये आती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ यूटिलाइज होने के बाद 9,000 से 7200 रुपये यूटिलाइज हो रहा है, तो 1800 रुपये यहाँ पे हमारा इनपुट एक्सेस आ रहा है GST का, इंटीग्रेटेड टैक्स। उसके बाद हमारा जो टैक्स बचता है 1800 रुपये बचता है दोस्तों। ये हमारा हुआ 3B। अभी मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये 3B पे जो लेट फीस होता है दोस्तों 50 रुपये पर डे होता है, ये याद रखें, इसलिए 3B को टाइम से फाइल करें। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।